आज लॉर्ड सभा के कार्य एवं शक्तियाँ के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में लॉर्ड सभा की रचना, लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार, लॉर्ड सभा का स्पीकर, लॉर्ड सभा की गणपूर्ति का अध्ययन किया। 19वीं शताब्दी तक लॉर्ड सभा का ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन ब्रिटेन में जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होता गया, वह लोक सदन की शक्तियों में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कम होती गई। इस प्रकार लॉर्ड सभा की शक्तियाँ परिवर्तित होती रही हैं। प्रारंभ में लॉर्ड सभा को कॉमन सभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय अधिनियम 1911 और संसदीय अधिनियम 1949 द्वारा कॉमन सभा की शक्तियाँ बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड सभा कॉमन सभा की तुलना में शक्तिहीन हो गई। लेकिन ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा को कुछ शक्तियाँ एवं कार्य हैं, कुछ कार्य और शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से उसकी कार्य एवं शक्तियाँ हैं। तो हम देखें तो विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा करें तो 1911 ईस्वी से पहले अवित्तीय मामलों में लॉर्ड सभा को काफ़ी अधिकार प्राप्त थे, परंतु 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा लोक सदन की शक्तियों में वृद्धि हो गई तथा लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कम हो गई। ब्रिटिश संसद के किसी भी सदन में वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक, इसको छोड़कर वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक प्रस्तावित किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक सबसे पहले केवल लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जाता है, ये ब्रिटेन में व्यवस्था है। अब लॉर्ड सभा अवित्तीय विधेयक को एक बार अस्वीकार कर उसे कानून बनने से 1 वर्ष के लिए रोक सकती है। विधेयकों के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। यदि लॉर्ड सभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक को कॉमन सभा दोबारा पारित कर दे और इस बीच 1 वर्ष का समय खत्म हो गया हो, तो वह विधेयक सम्राट की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड सभा ने उसे स्वीकार किया हो या नहीं किया हो। इस प्रकार लॉर्ड सभा की साधारण विधेयकों को रोकने की शक्ति केवल 1 वर्ष रह गई है और लॉर्ड सभा को परामर्श संबंधी कार्य करना पड़ता है। सम्राट लॉर्ड सभा से परामर्श भी ले सकता है। जब लोक सदन का विघटन हो गया हो या लोक सदन का विघटन हो जाए, मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है और देश के सामने कोई ऐसे मामले आ जाएं, कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, तो सम्राट ऐसी परिस्थितियों में लॉर्ड सभा से परामर्श भी ले सकता है। और कार्यपालिका शक्ति के बारे में देखें कि लॉर्ड सभा के क्या कोई कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, तो उसके बारे में अध्ययन करें तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य लॉर्ड सभा से भी होते हैं। लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सभा का सदस्य होता है।
वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का भी सदस्य होता है। राज्यसभा के सदस्यों को भी मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछने का अधिकार है तथा वह सरकार के कार्यों व नीतियों पर खुला वाद विवाद और आलोचना भी कर सकती है। राज्यसभा अपने उच्च स्तर के वाद विवाद से ही मंत्रिमंडल के सदस्यों को प्रभावित करती है। राज्यसभा के कई सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के कार्य का अनुभव होता है तथा उनके पास समय होता है। इस प्रकार राज्यसभा को कार्यपालिका पर नियंत्रण की कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने का अधिकार केवल कॉमन सभा को प्राप्त है। राज्यसभा मंत्रिमंडल को अपदस्थ नहीं कर सकती। केवल लोक सदन ही मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है। मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियां कॉमन सभा की तुलना में बहुत कमजोर हैं तथा राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां बहुत सीमित हैं। वित्त विधेयक सबसे पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। कॉमन सभा का स्पीकर ही यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। वित्तीय विधेयक को राज्यसभा 1 माह से अधिक नहीं रोक सकती। वित्त विधेयकों के संबंध में राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को मानना या स्वीकार करना कॉमन सभा पर निर्भर करता है। ब्रिटेन में राज्यसभा अक्टूबर 2009 तक सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। तब तक अक्टूबर 2009 तक सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता था और यह कार्य नव न्यायिक लॉर्ड्स द्वारा किया जाता था। लेकिन ब्रिटेन में अक्टूबर 2009 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश हैं। अब ब्रिटेन में राज्यसभा द्वारा किए जाने वाले न्यायिक कार्य सर्वोच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। इस प्रकार ब्रिटेन में राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत सीमित हो गई हैं। अब राज्यसभा की क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लें तो राज्यसभा के संबंध में लोगों के विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न प्रकार के विचार। कुछ लोग राज्यसभा में कमियां बताते हैं। उनका मानना है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। वर्तमान समय में राज्यसभा के गठन का आधार निर्वाचन न होकर मनोनयन है। राज्यसभा का गठन लोकतंत्रीय प्रवृत्तियों के अनुकूल नहीं है तथा संसदीय अधिनियमों 1949 व 1911 व 1949 के पारित होने के बाद राज्यसभा शक्तिहीन सदन रह गया है, इसलिए उसका महत्व कम हो गया है। ये कुछ विचारकों का मत है, लेकिन सामान्य विचार यही है कि राज्यसभा की उपयोगिता है, उसका महत्व है। उसकी उपयोगिता क्यों है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में वो बताते हैं, उनका तर्क है।
कि लोक सदन या कॉमन सभा की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड सभा की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, संविधान में यह लिखित है। इसलिए लॉर्ड सभा कॉमन सभा के मनमाने व्यवहार पर नियंत्रण लगाने का कार्य करती है, इसलिए लॉर्ड सभा की उपयोगिता है। लॉर्ड सभा की बैठकों में वाद विवाद विचार विमर्श उच्च स्तर का होता है, क्योंकि इसके सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ व विधिवेत्ता होते हैं। वे अपने वाद विवाद के विषय में खूब तैयारी करके आते हैं, इसलिए भी इसका महत्व है। और लॉर्ड सभा में अपेक्षाकृत स्वतंत्र वाद विवाद होने के कारण विधेयकों पर पूर्ण विचार होता है, विधेयकों की त्रुटि को दूर करने में सहयोग मिलता है। लॉर्ड सभा कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करती है, इसलिए भी इसका महत्व है। और देखें तो लॉर्ड सभा कॉमन सभा के कार्यभार को कम करने का कार्य करती है, क्योंकि राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। कल्याणकारी राज्य की धारणा के कारण कॉमन सभा का कानून निर्माण संबंधी कार्य अधिक बढ़ गया है। अतः लॉर्ड सभा के द्वारा लोक सदन के कार्यभार को कम किया जा सकता है। लॉर्ड सभा में दलीय अनुशासन और वाद विवाद पर प्रतिबंध की व्यवस्था न होने के कारण जनहित के विषयों पर खुला विचार विमर्श होता है। लॉर्ड सभा की उपयोगिता इस प्रकार आज लॉर्ड सभा की कार्य शक्तियाँ तथा उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया कि उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कार्य हैं और लॉर्ड सभा की वर्तमान समय में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में क्या उपयोगिता है। इस विषय के बारे में हमने अध्ययन किया।